तो कल हम लोग जो है आर्टिकल 19 पूरी तरह से खत्म कर दिए थे। ठीक है, आज हम लोग को किस पे बात करना है? आज हम लोग प्रयास करेंगे कि 2 आर्टिकल खत्म किया जाए। तो एक तो बात करेंगे आर्टिकल 20 पर और दूसरा हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 21 पर। 20 क्या है? 20 यह है अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में अधिकार। और 21 क्या है? हाँ, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, और इसी में आपका क्या होता है? निजता का मामला भी आ जाता है। निजता की स्वतंत्रता या निजता का मामला। तो इसमें हम लोग आज की क्लास में जो है वो पहले तो हम लोग आर्टिकल 20 देखेंगे और इसमें देखेंगे कि अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में क्या प्रावधान है। ठीक है, और ये होता क्या है। फिर दूसरा आर्टिकल 21 में देखेंगे प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से संबंध, निजता के संबंध में जो स्वतंत्रता उस पर कल चर्चा करेंगे, क्योंकि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता समझने के लिए तो छोटी चीज है, लेकिन उस पर कई केसेस हुए हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये सभी अधिकार क्या हैं आर्टिकल 21 के तहत। अब आपका मौलिक अधिकार हो गया है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं, बात शुरू करते हैं हम लोग पहले से। तो ये आपका फर्स्ट आप देख रहे हैं क्या है? आर्टिकल 20 अपराध के लिए दोष मत बनाइए, दोष। ठीक है, तो अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार के अपराध के लिए दोष लगाया जा रहा है, आपके दोष को सिद्ध करने के संबंध में किस किस चीजों से आप बच सकते हैं, उसके संरक्षण का अधिकार है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है 3 प्रावधान दिए गए हैं। 3 प्रकार से आर्टिकल 20 में 3 प्रावधान है जो आपको क्या है? दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण देता है। इसमें पहला क्या है? तो आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराध करने के समय जो भी दंड का प्रावधान है उसी के तहत सजा दिया जाएगा। आइए एक एक करके हम लोग उदाहरण समझेंगे। तो बात करते हैं आर्टिकल 21 के 20 क्लॉज 1 की। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपराध जिस समय कर रहे हैं आपके दंड का प्रावधान उसी समय के अनुकूल होगा। इसका मतलब मान लिया कि किसी व्यक्ति ने अपराध जो है वो 2015 में किया था और जिस प्रकार का अपराध किया था उस अपराध के संदर्भ में उस समय जो कानून था उसमें क्या था? उस कानून के तहत इसे 2 साल की सजा थी, 2 साल की सजा। फिर क्या हुआ? 2020 में कुछ कानून संशोधन हो गया और इसके तहत अब इस अपराध को और कठोर दंड के माध्यम से आप कह सकते हैं दूर करने का प्रयास किया गया, यानी इस अपराध को लेकर के और कठोर दंड के प्रावधान किए गए। और क्या किया गया कि जो 2 साल की सजा थी अब उसे क्या कर दिया गया? 5 साल की सजा कर दी जा रही है। और जो आपका निर्णय हो रहा है वो कब हो रहा है? 2022 में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप 2015 में अपराध किए हैं और 2022 में आ रहा है तो 2020 भी तो एक प्रावधान आ गया। और इसीलिए बात कहा जा रहा है कि आपके लिए जब भी कभी सजा का प्रावधान होगा तो उसी बिंदु के दृष्टिकोण से होगा जिस समय आपने अपराध किया है। इसका मतलब अगर आपने 2015 में अपराध किया है तो 2015 के कानून के तहत जो दंड का प्रावधान था आपको वही मिलेगा। ठीक है, 2020 में भले ही संशोधन हो गया है लेकिन वो आपके लिए दंड का प्रावधान नहीं बनेगा। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या कहता है? अपराध के समय जो दंड का प्रावधान है वही दंड का प्रावधान जो है वो मिलेगा। ठीक है, या लागू होगा। भाषा फिर से देख लीजिए। अपराध करने के समय जो भी दंड का प्रावधान है उसी के तहत सजा मिलेगी। ठीक है,
अब आइए इसमें क्या है, इसमें अब यहाँ पर जो एक कुछ तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, वो तकनीकी शब्दों में एक क्या है, भूत लक्षी विधायन है, और दूसरा आप देख रहे हैं भविष्य लक्षी विधायन है। इसका अर्थ क्या है, कह रहे हैं कि भूत लक्षी विधायन निषेध है, भूत लक्षी विधायन नहीं होगा। तो भूत लक्षी विधायन का अर्थ क्या है, ऐसा कानून जो अतीत कालीन प्रभाव से लागू हो। इसका मतलब अगर हम लोग ये जो अभी आपने देखा, ये जो अभी आप लोगों ने देखा कि ये जो 2020 में कानून बना, अब ये कानून क्या है, भूत लक्षी निषेध है। इसका मतलब इस कानून का प्रयोग भूतकाल के संदर्भ में नहीं किया जा सकता। भूतकाल का तात्पर्य किससे है, पास्ट से। अब यहाँ पर 2015, 2016, 17, 18, 19 या उससे पहले किसी भी घटनाक्रम को लेकर इस कानून का महत्व नहीं रहेगा। इस विधायन का महत्व कहाँ है, इस विधायन का लक्ष्य कहाँ है, तो ये क्या है, भविष्य लक्षी है, भविष्य लक्षी है। इसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है कि 2020 में कानून बन रहा है, भविष्य में अब जो भी इस कानून के तहत अपराध किया होगा और दंड का पात्र होगा, उसके लिए ही ये कानून लागू होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 20 अपराध के समय जो दंड का प्रावधान है वही दंड मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ पर जो भूत लक्षी विधायन है वो निषेध है, यानी कानून बनने के पश्चात वो पीछे के समय के लिए कार्यरत नहीं होगा, वो आने वाले समय पर ही लागू होगा। ठीक है, भविष्य लक्षी होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 2 क्या कहता है। अब 20 क्लॉज 2 कहता है दोहरे दंड की मनाही है। दोहरे दंड की मनाही होने का तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ निकल करके आ रहा है कि जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने क्या किया, 2020 में किसी को किसी अपराध के लिए दंड मिला। ठीक है, अब ये दंड के तहत क्या है, 6 वर्ष की सजा काट लिया, या 6 वर्ष थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, थोड़ा कठोर कम कर दिया जाए, 6 माह की सजा काट लिया। अब इसके बाद फिर क्या हो, फिर किसी कार्रवाई के तहत उसको पकड़ा जाए और कहे बेटा 2020 में तुम ऐसा ऐसा किए थे ना, चलो तुमको फिर सजा हो रही है। तो एक बार वो जो सजा ले लिया है तो दोबारा उसको सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, और ये आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई जैसे मान लेते हैं अभी 20 क्लॉज 1 में क्या देख रहे हैं, 20 क्लॉज 1 में देख रहे हैं कि जिस समय आप अपराध कर रहे हैं उसी समय के दंड का प्रावधान है। मान लेते हैं आप जिस समय सजा भुगत रहे हो या सजा भुगत करके निकले ही हो, तब तक कानून बदल गया, और कानून बदलने के पश्चात क्या है, अब उस दंड को बढ़ा दिया गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि अब तो चलो तुमको दोबारा फिर सजा लेनी पड़ेगी क्योंकि दंड बढ़ गया है। तो ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार किसी भी अपराध के लिए जो सजा मिल गई है तो उसी अपराध के लिए दोबारा सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये 22 में कह रहा है 20। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 दोहरे दंड की मनाही है। इसका सीधा सा अर्थ है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, अब आइए तीसरे पे बात करते हैं। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या कहता है, इसको देखिए, आत्म अभिशंसन निषेध है। अभिशंसन निषेध है। इसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है, इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ किसी प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए, गवाही देने के लिए या दंड को स्वीकारने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता है। असमय कि किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ वो साक्ष्य उपलब्ध कराए या किसी तरह से अपने सजा को कबूल ले या किसी गवाह को उपलब्ध कराए, इसके लिए क्या है, दबाव नहीं डाला जा सकता है। ठीक है, असमय। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा आर्टिकल 20
आर्टिकल 20 पूरे स्तर पे बात करें तो ये क्या करता है, ये कह रहा है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार है। अब इस 20 क्लॉज 1 की बात करते हैं तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि अपराध के समय जो दंड का प्रावधान है उसी के तहत सजा मिलेगी, अर्थात भविष्य लक्षी विधायन होगा। जो विधि बनेगी वो भविष्य के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनेगी और जो भूत लक्ष्य होगा वो निश्चित होगा। ठीक है, इसके बाद फिर इसी में दूसरा क्या कह रहा है कि एक ही अपराध के लिए जो दोहरा दंड है वो क्या है, निषेध है। एक ही अपराध के लिए दोहरे दंड का प्रावधान नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा क्या कह रहा है, आत्म अभिशंसन निषेध है। इसका मतलब स्वयं के खिलाफ 3 बात ध्यान रखिए, साक्ष्य, गवाही या अपराध स्वीकारना। ठीक है, ये क्या नहीं होगा, ये इसके लिए दबाव नहीं डाला जा सकता, अर्थात बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये सारी चीजें निषेध हैं। ठीक है भाई, आप भी सोचिए, आपके पास इतना बड़ा तंत्र है, पुलिस है, प्रशासन है, आईबी है, सब कुछ है, आप पता करिए ना कोई अपराधी नहीं अपराधी है। और रही बात, अगर किसी को इस तरह से अधिकार दे दिया जाए, पुलिस वालों को सोचिए अधिकार नहीं है, तब तो मार मार के न जाने क्या क्या उगलवाते हैं। और कहीं कह दिया जाए कि अधिकार है तुमको, तब तो जिसको कहते हैं ना तुम ही किए हो। अब तुम ही किए मतलब हम कह दिए तुम किए तो तुम ही किए हो। अब उनको बाहर निकल करके कहीं से भी किसी प्रकार के एविडेंस को या विटनेस को ढूंढने या पाने की जरूरत ही नहीं, मेहनत की जरूरत ही नहीं, उसी को मारते रहना, तुम कबूलो कि तुम ही किए हो। कोर्ट में जाकर कहें कि साहब कबूल ही नहीं रहा है, क्या करें हम, है ना। तो ऐसे तो काम नहीं ना चलेगा। आइए अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब अब ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, इसको लेकर के बहुत अलग अलग तरह के सवाल उठते हैं। सबसे पहले तो भाई वास्तव में आप प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहते किसे हैं, क्या कहेंगे। तो चूंकि आप जानते हैं कि ज्यादातर चीजों को लेकर के क्या है, प्रावधान किया गया है कि भाई हमारे क्या संविधान की व्याख्या जो है वो न्यायालय ही करता है। तो किसे हम प्राण व दैहिक स्वतंत्रता या निजता के अधिकार के तहत मानेंगे, ये समय समय पर खूब विविध प्रकार के केस होते रहते हैं और उसके अनुसार फिर सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेता है। इसका मतलब कुछ सीमित शब्दों में बयां कर पाना कि क्या आपके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है, ये शायद संभव नहीं था। इसलिए क्या है, लंबे समय में जैसे जैसे कोर्ट की प्रक्रियाएं चली वैसे वैसे इसकी व्याख्या जो है वो विस्तृत होती गई और आज हम लोग बेहतर तरह से समझ सकते हैं कि हाँ वास्तव में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है और निजता के अधिकार को लेकर के भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कि क्या विषय आपका निजता के अधिकार के तहत आता है क्या नहीं आता है। ठीक है, आइए तो देखते हैं यहाँ पर। देखिए वास्तव में अगर हम लोग कहें कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या है, तो आप कहेंगे कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। इसका मतलब जीवन को जीने और आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यही व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपका क्या आ जाता है, निजता के अधिकार के तहत आ जाता है। ठीक है, और रही बात जीवन को जीने की, तो विधि के स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। क्योंकि मान लेते हैं कि आपको सजाए मौत हो गई, तो वहां पर आपका जीवन अर्थात प्राण को छीना जा रहा है कि नहीं छीना जा रहा है। तो अगर वहां पर आपके प्राण को छीना जा रहा है, इसका मतलब कि आपको आर्टिकल 21 जीवित रहने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे सवाल कोई भी पूछ लेता है, ऐसे ही तार्किक रूप से पूछ लेता है कि भाई जब आर्टिकल 21 के तहत जो है
वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अर्थात व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, तो सजाओं में सजाए मौत का प्रावधान क्यों है? तो आप जरूर बताइएगा कि व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार जरूर है, लेकिन विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उनको इस आर्टिकल के तहत जो है वंचित किया जा सकता है। इसका मतलब जिस जिस जगह पर आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपके लिए सजाए मौत का प्रावधान है, उसके तहत फिर आपका जान भी लिया जा सकता है। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले एक केस हो गया AK गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य 1950, और इसमें क्या हुआ, ये जो जीवन जीने का अधिकार है इसकी सीमित व्याख्या हुई। बहुत छोटे शब्दों में या कम शब्दों में बताया कि जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना है। ध्यान रखिएगा, आज के समय में जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं है, मानवीय जीवन या गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार आपको स्वस्थ वायु का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, पानी का अधिकार है, आपको अपने लिए सम्मान पूर्वक अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा निर्मित करने का अधिकार है। ये गुलामों वाली स्थिति ना हो जाए कि दास बना करके आपको रखा जाए, दिन भर मारा जाए, भूखे रखा जाए, फिर मरने भी ना दिया जाए और कहें जी तो रहे हो, जीवन का अधिकार तो मिल रहा है। तो आज के समय में आपके पास गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, तो बहुत सी चीजें उसमें आएंगी, लेकिन फिलहाल चूंकि देखिए 1950 का दौर, सुप्रीम कोर्ट भी अभी धीरे धीरे चीजों को सीखता है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है व्याख्या बढ़ती चली जाती है। ठीक है, जैसे जैसे केस आते हैं। तो अब AK गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य केस में क्या किया, यहां पर कहा कि जो मतलब आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, इसका अर्थ क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है। बस इतना ही यहाँ पर बात कहा गया कि जीवन के अधिकार से तात्पर्य जीवित रहने के अधिकार से है। बात आगे बढ़ी और फिर क्या हुआ, मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ 1978। पहला AK गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य 1950, फिर मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ है 1978। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आपको केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीवित रहने का अधिकार है। आप शिक्षित नहीं होना चाहते हैं, इस शिक्षा कहीं ना कहीं मानवीय गरिमा का अधिकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको? आप शिक्षित होकर के समाज में 4 लोगों के बीच में अपने लिए कह सकते हैं कि हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, शिक्षित हूँ, बेहतर लोगों के बीच में उठ बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ये थोड़ी ना कि बस भेड़ बकरी की तरह हम बढ़ते चले जा रहे हैं तो हमारे लिए जीवन जीने का अधिकार मिल गया। तो गरिमापूर्ण में आपकी सारी बुनियादी चीजों को लाकर रखा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहीं से आपके आर्टिकल को जो है एक व्यापक आधार मिल रहा है, यहीं से इसका विस्तृत होना प्रारंभ हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या क्या आपके गरिमापूर्ण जीवन में या जीवित रहने के अधिकार में और शामिल होता चला गया। तो हुआ क्या, सत्यवाहिनी वर्सेस भारत संघ केस 2018। अब थोड़ा लेटेस्ट केस आप देखेंगे जहां पर बहुत से आधुनिक मूल्य आपके साथ आकर जुड़ेंगे और वो सभी आपके आर्टिकल 21 के तहत क्या हो जा रहा है, एक मौलिक अधिकार है। कौन सा मौलिक अधिकार? स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन सा है, तो जीवन साथी चुनने का अधिकार है। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। तो सत्यवाहिनी वर्सेस भारत संघ 2018। जीवन साथी चुनने का अधिकार है। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस भारत संघ 2018। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस भारत संघ 2018। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है समलैंगिकता का अधिकार। ये क्या है, ये भी मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार। और चूंकि भारत में क्या था, पहले समलैंगिकता जो था वो क्या था, एक अपराध माना जाता था। तो जब अपराध माना जाता था तो इसके लिए जो सजा थी वो किसके तहत थी, आईपीसी की धारा 377 के तहत। ठीक है, आईपीसी की धारा 376 रेप माना जाता है और आईपीसी की धारा 377 जो है वो समलैंगिकता का अपराध था। ठीक है, अब आइए इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब क्या है, वास्तव में जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको लेकर क्या कहा गया है, उसको सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि ये वैध है, अर्थात ये क्या है, आपका मौलिक अधिकार के तहत है। गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आप अपने जीवन साथी का चुनाव इस आधार पर भी कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा इसको आधुनिक दृष्टिकोण से समझिए और विज्ञान के दृष्टिकोण से भी थोड़ा सा अपनी निगाह जो है यहाँ पर लगाने की कोशिश करिए। देखिए पहली बात तो क्या, होमोसेक्सुअलिटी क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि अगर कोई गर्ल है
और वो क्या है, किसी गर्ल के साथ ही एक लाइफ पार्टनर के रूप में क्या है, वो जीवन बिताना चाह रहे हैं। या इसी तरह हम कहें कि कोई बॉय है, कोई मेल है, उसको ऐसे कर लीजिए कि कोई फीमेल है और वो फीमेल के साथ ही क्या कर रही है, अपने पूरे जीवन को बिताना चाह रही है। ठीक है, इसका मतलब लाइफ पार्टनर के रूप में। और इसके बाद क्या है, कोई मेल है और ये क्या है, मेल के साथ ही क्या है, वो लाइफ पार्टनर के रूप में जीवन बिताना चाह रहा है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा प्राकृतिक नियमों के विपरीत हो रहा है। प्राकृतिक नियम के विपरीत क्यों है, क्योंकि प्रकृति में हमेशा क्या होता है, तो मेल और फीमेल ये क्या है, एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, जहां पर उन दोनों का क्या होता है, एक दूसरे के साथ रहने की प्रक्रिया न केवल एक सामाजिक व्यवहार के अनुसार है, बल्कि एक प्रकृति के नियम के अनुसार है। क्योंकि आप जानते हैं कि इस प्रकृति में अगर किसी चीज की उत्पत्ति हो रही है, अर्थात किसी का जन्म हो रहा है, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो और चाहे ह्यूमन बीइंग हो, तो प्रकृति ने ऐसा प्रक्रिया ही बना कर दिया है जहां पर जो मेल और फीमेल हैं उनके मिलन से क्या होता है, किसी नए प्रकार के अन्य जो उसकी पीढ़ी है उसका सृजन होता है। ठीक है, अब आप बताइए कि ये जो इनके बीच में अट्रैक्शन है ये क्या है, ये तो नेचुरल है। जैसे मान लेते हैं कि आप इंसानों की बात करते हैं तो आप कहते हैं इंसानों में तो विवाह करा दिया जाता है, तो जानवरों में कौन ले आके विवाह कराता है, उनका तो अपना अट्रैक्शन नेचुरल होता है ना, तभी तो संतान उत्पन्न होते हैं। अब आप इस चीज को लेकर बताइए कि ये होता कैसे है, ये अट्रैक्शन कैसे होता है, क्या किसी के चाहने से होता है, उन्होंने कहा ना नेचुरल है। और अगर साइंस के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हार्मोन्स फंक्शन करते हैं, शरीर में ऐसे हार्मोन्स होते हैं, तो ये तो प्रकृति की देन है। अब आप थोड़ा सा हार्मोनल डिसऑर्डर पे चले जाइए। हार्मोनल डिसऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि अगर आप यहां पर देखें कि ये जो हार्मोन्स है ये कुछ इस तरह से किसी भी व्यक्ति में एक्टिव हो गया जो फिजिकली क्या है, मेल है, फिजिकली मेल है, लेकिन उसके अंदर सारी जो एक्टिविटीज हो गई या उसके अंदर सारे जो लक्षण हो गए वो ऐसे हो गए कि वो क्या हो गया, वो फीमेल की तरफ नहीं अट्रैक्ट हो रहा है, बल्कि वो क्या है, वो मेल की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब अब फिजिकली तो मेल है, लेकिन अट्रैक्शन का जो इसके अंदर हार्मोन्स था वो जो फीमेल के अंदर बनता है वो जनरेट हो रहा है, और इसी वजह से क्या हो रहा है, ये मेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसे आप कहते हैं हार्मोनल डिसऑर्डर। अब इसमें उस व्यक्ति का क्या दोष, चाहे कोई मेल है जिसमें ऐसे हार्मोन्स सिक्रीज हो गए हैं जो फीमेल में होने चाहिए थे, इसी वजह से वो मेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और चाहे कोई फीमेल है जिसके अंदर ऐसे हार्मोन सिक्रीज हो रहे हैं जो उसको फीमेल है तो फीमेल की तरफ ही अटैक करा रहा है, उस व्यक्ति का कोई दोष है नहीं। तो क्या वो व्यक्ति इस संसार में अपने अधिकार को नहीं प्राप्त करेगा, उसको अधिकार कौन देगा? आधुनिक मूल्यों में अगर आप सब कुछ समझते हैं तो क्या आप विज्ञान नहीं समझ रहे हैं, आप प्रकृति नहीं समझ रहे हैं? तो किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विपरीत या कहें किसी व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के विपरीत आप अपने केवल मानवीय या सामाजिक नियमों में नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से बांधा गया है। तो ये क्या है, लंबे समय से भाई अब ऐसी चीजों को क्या था, जो होमोसेक्सुअल होते थे वो भी अपने अंदर की फीलिंग को दबा के रखते थे, बचा के रखते थे, नहीं बोलना चाहते थे, नहीं कहना चाहते किसी के सामने, क्योंकि उनको भी पता था कि ये तो बिल्कुल एक अपवाद के रूप में जा रहा है। धीरे धीरे लोगों में क्या हुआ, हिम्मत हुई, आगे बढ़े, बोले, समूह बना, संगठन बना, आवाज उठा, फिर उसके खिलाफ जाकर 21वीं सदी के सबसे आधुनिक मूल्यों में से एक आप देखेंगे जहां पर क्या है, होमोसेक्सुअलिटी को मान्यता दे दिया गया है। तो किस केस के तहत दिया गया, अब ये भी आपके आर्टिकल 21 के तहत है। किस केस के तहत, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस भारत संघ 2018। ठीक है, तो नवतेज सिंह जौहर वर्सेस भारत संघ 2018 समलैंगिकता का अधिकार जो है ये दिया जा रहा है। ठीक है, अब और आगे बढ़िए, क्योंकि यहां पर सब आप ऐसे ऐसे विषय देखेंगे जो देखिए कहां कहां से निकल के आ रहे हैं और सब लेटेस्ट हैं। आइए अब एक और केस देखिए, जोसेफ साइडे वर्सेस भारत संघ 2018। जोसेफ साइबे वर्सेस भारत संघ, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है व्यभिचार, ये भी क्या है, एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता है।
व्यभिचार व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और आईपीसी की धारा 497 के तहत यह दंडनीय अपराध नहीं है। अब इसको समझिए क्या है व्यभिचार, क्या है किसी को पता है? व्यभिचार इसी को कहते हैं एडल्ट्री। इसमें होता क्या है, इसमें यह माना जाता है कि यदि कोई विवाहित महिला है, ठीक है, मैरिड वुमन, और ये किसी गैर पुरुष के साथ किसी प्रकार के फिजिकल रिलेशन में है, तो ऐसे में पहले ये क्या माना जाता था? पहले ये आईपीसी की धारा 497 के तहत क्या था? अपराध था। लेकिन जोसेफ साइबेल वर्सेस जो भारत संघ केस आप देख रहे हैं, इसके तहत क्या कहा गया? इसके तहत कहा गया कि ये कोई अपराध नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये उस महिला की क्या है? ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और हाल ही में आपने देखा था बहुत चर्चित केस आया था, एसडीएम साहिबा का आया था ना, कौन थी? ज्योति मौर्य। अब आप देखिए, अगर आप इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार चलेंगे तो उनका रिलेशन किसी के साथ भी हो, कानूनी दांवपेच में वो कभी भी हारेंगे नहीं। ना उनको नौकरी छोड़नी पड़ेगी और ना ही, लेकिन नौकरी तो तब आपका सवाल उठेगा ना, सजा का प्रावधान तो तब आएगा ना जब वो अपराध माना जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको इसकी स्वतंत्रता दे दिया है। हाँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो पुरुषों के साथ क्या किया गया है, वो मतलब आप कह सकते हैं समानता का अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि इसी के जस्ट अपोजिट। अब ध्यान रखिएगा, यदि कोई पुरुष है और वो क्या है? विवाहित है, यदि कोई पुरुष विवाहित है और ये किसी गैर महिला के साथ, ये किसी फिजिकल रिलेशन में है, गैर महिला के साथ फिजिकल रिलेशन में है, इसके लिए अपराध है। क्योंकि पुरुषों पर लगाम लगाना थोड़ा मुश्किल होता है ना, इसलिए माना जाता है कि उनको थोड़ा सा कानूनी प्रक्रियाओं के तहत लगाम में बांध कर रखिए, नहीं सब क्या होंगे, ये लगाम हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए पुरुषों के लिए क्या है, यहाँ पर अपराध है। तो यही क्या है? एडल्ट्री है, ठीक है, व्यभिचार। ठीक, तो जोसेफ साइबे वर्सेस भारत संघ 2018, ठीक है। आइए अब एक और केस देखिए यहाँ पर, अरुणा शानबाग वर्सेस भारत संघ। देखिए अब यहां तक मतलब आप जो देख रहे हैं ना कि हम लोग किस पे जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं कि आपके मतलब जो जीवन को जीना है। एक आप देख रहे हैं जो पहला केस देखा आपने AK गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य का, वहां पे तो कह दिया जीवित हो, बस यही आपका जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन धीरे धीरे देखिए आपके जीवन जीने के अधिकार में आपकी सभी इच्छाओं को क्या किया जा रहा है, वो ला करके जोड़ा जा रहा है, ठीक है। अब इसी के तहत अब जैसे आपने देखा तो मनपसंद साथी चुनने का अधिकार, समलैंगिकता का अधिकार, व्यभिचार अर्थात एडल्ट्री का अधिकार, लिव इन रिलेशन आपने सुना है, लिव इन रिलेशन का अधिकार, ये सभी कॉन्सेप्ट कहां पे चला जाता है? ये आपके आर्टिकल 21 के तहत जो है मौलिक अधिकार चला जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए, ये तो रहा बात चलिए मौलिक अधिकारों से संबंधित। अब देखिए क्या जीवन जीने और मरने के संबंध में कुछ बातें हो जाएं कि अगर जीवन को जीने का अधिकार आता है तो क्या मरने का अधिकार भी है? अब इस पे लेकर कुछ यहां पर देख लीजिए, तो अरुणा शानबाग वर्सेस भारत संघ। अच्छा, यहां तक चूंकि अब यहां से थोड़ा सा मैटर आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। अभी तक तो जीवन जीने की केवल बात हो रही थी, अब मरने की इच्छा जाग उठी है ना, तो उसको भी देख लेते हैं। तो अभी तक आपने कौन कौन सा केस देखा? एक केस देखा AK गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य 1950, जीवन जीने की सीमित व्याख्या की जा रही है, ठीक है। फिर दूसरा आपने देखा मेनका गांधी वर्सेस भारत राज्य, मेनका गांधी वर्सेस भारत राज्य, ये कहां पर है? 1978 का केस है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपका और क्या चला? अच्छा, इसमें क्या कहा गया? गरिमापूर्ण जीवन जीने की बात की जा रही है,
ठीक है। इसके बाद फिर आपने देखा जो एक था शक्ति वाहिनी वर्सेस भारत संघ 2018, इसमें क्या कहा जा रहा है, जीवन साथी चुनने का अधिकार, ठीक है। इसके अलावा और क्या था, जोसेफ साइबे वर्सेस भारत संघ 2018, इसमें क्या हो रहा है, एडल्ट्री का अधिकार मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक केस और कौन सा देखा गया था, नौ तेज सिंह जौहर वर्सेस भारत संघ 2018, यहां पर क्या है, समलैंगिकता यानी होमोसेक्सुअलिटी का अधिकार जो है मिल रहा है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण केस है, सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे वर्तमान में समलैंगिकता का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है, या किस केस के तहत समलैंगिकता को आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार दिया गया, तो सीधा क्वेश्चन बन सकता है। आइए अब हम लोग देखते हैं अरुणा शानबाग वर्सेस भारत संघ 1973 का केस है। इसमें देखिए क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया कि किसी भी व्यक्ति को निष्क्रिय दया मृत्यु ये प्राप्त करने का क्या है, ये उसका अधिकार है, स्वतंत्र अधिकार है। अर्थात अभी बता देते हैं निष्क्रिय दया मृत्यु क्या होता है, देख लीजिए। असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति मृत्यु की मांग कर सकता है। दया मृत्यु या इच्छा मृत्यु दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से, सक्रिय दया मृत्यु और निष्क्रिय दया मृत्यु। सक्रिय दया मृत्यु का तात्पर्य व्यक्ति के जीवन को समाप्त कर देना है, जबकि निष्क्रिय दया मृत्यु का तात्पर्य जीवन रक्षक प्रणाली हटा ली जाती है, ठीक है। तो ये कौन सा केस है, ये आप देख रहे हैं, अरुणा शानबाग वर्सेस भारत संघ। इसमें क्या हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया, निर्णय लिया कि किसी भी व्यक्ति को निष्क्रिय दया मृत्यु प्राप्त करना ये उसका मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो सवाल उठा कि भाई ये निष्क्रिय दया मृत्यु होता क्या है, तो यहां पर आया कि जो दया मृत्यु होता है, दया मृत्यु, या हम इसी को क्या कहें, इच्छा मृत्यु, ये क्या है, दो प्रकार से होता है। दया मृत्यु या इच्छा मृत्यु मतलब किसी व्यक्ति ने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी ना, मतलब वो देखते थे ना, इच्छाएं बदलती रहती हैं समय समय पर, कहेंगे आज फिर जीने की तमन्ना है, फिर कहेंगे आज फिर मरने का इरादा है, तो कभी जीने की तमन्ना कभी मरने का इरादा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जिस समय मरने का इरादा हो तो वहां पर एक इरादा मरने का जो वो सक्रिय दया मृत्यु में जाएगा और एक निष्क्रिय दया मृत्यु में जाएगा। सक्रिय दया मृत्यु जब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन बस आप फ्रस्ट्रेट हैं, अपने जीवन से ऊब चुके हैं, अपने जो आसपास के लोग हैं उनके धोखों से परेशान हो चुके, आपकी मतलब सोच होती है ना, इस तरह की भावनाओं में चलते रहते हैं कि सब मेरे साथ क्या कर रहा है, धोखा कर रहा है, सब मुझे परेशान कर रहा है, मेरे जीवन जीने का कोई फायदा नहीं, मेरे आसपास कोई नहीं है, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है, मैं सब कुछ खो चुका हूँ। तो ऐसे में व्यक्ति कहता है मुझे मरना है, तो इसे कहते हैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लेना। और सुसाइड अटेम्प्ट जो है वो क्या, एक प्रकार का अपराध है, ठीक, हालांकि उसे अब समाप्त कर दिया गया है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार की दया मृत्यु है, एक क्या है, सक्रिय दया मृत्यु। इसका मतलब क्या है, जीवन जीने की
इच्छा समाप्त हो जाना। अच्छा, क्यों इच्छा समाप्त है? इसके कोई कारण नहीं है, बस अब हम जीना नहीं चाहते हैं और इसलिए हम मरना चाहते हैं ना, ऐसी इच्छा है। तो फिलहाल ये आपके अधिकार में नहीं है, ऐसी इच्छा आपको नहीं मिल सकती मौलिक अधिकार के तहत। अब यहाँ पे क्या कहा गया? निष्क्रिय दया मृत्यु की बात की जा रही है। निष्क्रिय दया मृत्यु क्या है? इसका मतलब यदि आप किसी असाध्य रोग से ग्रसित हैं, असाध्य रोग से, किसी आप एक ऐसे रोग से पीड़ित हैं जिससे आपका जीवन बच नहीं सकता, आप कोमा में हैं, कोमा में आपको क्या है, जो जीवन रक्षा कवच होता है उस पर आपको जीवित रखा जा रहा है, वहां पर आप अपने मरने की इच्छा जाहिर कर सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक आप अपने जीवन का वसीयत तैयार कर सकते हैं। वसीयत ये कोई भी कर सकता है, हम आप भी अभी ही कर सकते हैं कि यदि मैं जीवन की किसी अवस्था में किसी एक ऐसे असाध्य रोग से ग्रसित हो जाऊं जहां पर मैं जीवन रक्षा प्रणाली पर निर्भर रहूं, तो जीवन रक्षा प्रणाली हटा करके मुझे मृत्यु प्राप्त करने दिया जाए, यही मेरी क्या है, इच्छा है। जीते जी आप मरने की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है ना, जब आप जीवन रक्षा प्रणाली पर हो, मतलब मास्क वास्क लगा हो, ऑक्सीजन मिल रहा होगा तो वो हटा लिया, मतलब जब तक लगा तब तक जी रहे, हटा लिएगा तो मर गए, तो हटाई दो, उससे अच्छा क्या दिए हम, मतलब लाश की तरह पड़े हुए केवल हैं, इससे अच्छा मर जाए। अच्छा, ऐसा नहीं कि एक बार वसीयत दे दिए तो आपको बदल भी सकते हैं, मान लेते हैं आज फिर जीने की तमन्ना है तो मरने वाला इरादा खत्म हो गया है ना, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, आप अपनी ये जो वसीयत है इसको बदल भी सकते हैं बाद में जाकर के, ठीक है, क्योंकि अंतिम समय में आपकी जो वसीयत होती है वही मान्य होता है। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, कहा जा रहा है अरुणा शानबाग वर्सेस भारत संघ 1973 के केस में कि निष्क्रिय दया मृत्यु व्यक्ति का स्वतंत्र अधिकार है। और निष्क्रिय दया मृत्यु मतलब क्या है, असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति मृत्यु की मांग कर सकता है। और क्या कर सकता है, दया मृत्यु। फिर इसके बाद बताया जा रहा है, हाँ, दया मृत्यु इसके बाद बताया जा रहा है कि दो तरह से हो सकता है। एक तो सक्रिय दया मृत्यु होता है, जीवन के मतलब व्यक्ति के जीवन को समाप्त कर देना, ठीक, और दूसरा क्या है, निष्क्रिय दया मृत्यु है, जीवन रक्षक प्रणाली को हटा लेना, ठीक है। अभी आगे इस पे हम चर्चा करेंगे, इसमें एक और देख लीजिए, तब उसके बाद चर्चा करते हैं इस पे कि अब यहाँ से जब चूंकि आप मृत्यु को प्राप्त करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं फिर यहाँ पर एक आत्महत्या का भी तो प्रयास हो रहा है, ठीक है। तो उसको भी एक एक कर, हाँ 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 दिया इसलिए गया क्योंकि वो व्याख्या करके बताया जा रहा है कि आपकी इच्छा मृत्यु दो प्रकार से हो सकती है ना, इसलिए तो आपको उदाहरण बताया ना कि कभी आप सब कुछ स्वस्थ करें फिर भी कर्म को मरना है क्योंकि आप जीवन से उठ चुके हैं, तो सक्रिय दया मृत्यु में जाएगा, वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है। जब तक आप असाध्य रोग और जीवन रक्षा प्रणाली पर निर्भर ना हो तब तक आपका रोग जो है, तब तक आपके मरने की इच्छा जो है वो सक्रिय मतलब सक्रिय मृत्यु इच्छा पर ही जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, तो इसीलिए तो उस पर रोक लगा दिया जा रहा है। जैन धर्म में जो आप देखते हैं संलेखना विधि होती है, उसका भी केस है, इस पर चर्चा कर लेंगे। भाई क्यों नहीं मान रहे हैं, हाँ, समान नागरिक संहिता जो है ना, तो जब तक आप उसको जो है लागू नहीं करेंगे तो सभी धर्म वाले अपने अपने तो धर्म की बात करबे करेंगे। लेकिन समस्या क्या है, संलेखना पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले करके उसे अवैध घोषित कर सकता है, लेकिन मुस्लिम लॉ के किसी भी निर्णय पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो निर्णय नहीं ले सकता है। क्यों? हिंदू मैरिज एक्ट आ रहा है तो उससे पहले क्या है, पीछे के कुछ केसेस में आप लोगों को बताया, इथिक्स में पढ़ाया था कि जब हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं तो उसके तहत क्या है, पहले हिंदू कौन है इसको तो परिभाषित किया जाए, और हिंदू कौन है, हिंदू है, जैन है, बौद्ध है, ये सभी हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं। और चूंकि ये हिंदू धर्म के अंतर्गत आ रहे तो इसके लिए इनके लिए लॉ बन गया, कानून बन गया। तो ये तो जिस समय बनाया जा रहा था उस समय दोहरी नीति अपनाई गई ना। जब आप 1954 में इस तरह की नीति बना रहे हो तो आप किसी विशेष वर्ग को छोड़ क्यों रहे हो, सबके लिए एक नीति बनाओ ना। उस समय तो इतना बवाल करने वाले लोग भी नहीं थे, उतनी समस्याएं भी ना होती, क्योंकि उस समय देश को आप नए रूप से लेके चल रहे थे। आज तो बवाल के लिए मसला छोड़ के रखे हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, संलेखना विधि का भी ये आपका अधिकार नहीं है, ठीक है। और इसीलिए समय समय जो संलेखना करना चाहता है तो देखिए उसको लात फान के लिए चले जाते हैं, कोर्ट वोट में डाल देते हैं
सॉरी जेल में डाल देते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं, बहुत से देशों में है, भारत में नहीं है। हाँ हाँ, कई जगहों पर है ना। फ्रस्ट्रेट हो जी, क्या करोगे, गंदगी फैलाओगे समाज में, जाओ। कॉमन कॉज वर्सेस भारत संघ। देखिए, भारत उन परंपराओं का देश है ना जहां पर आप हमेशा सुनते चले आ रहे हैं कि एक एक व्यक्ति की जान बड़ी महत्वपूर्ण है, भले सिद्धांत में हो, व्यवहार में पता नहीं वो दिखाई देता हो कि नहीं। तो भारत में आपने एक लंबे समय से देखा है, कहते हैं ना कि एक मतलब निर्दोष नहीं मरना चाहिए, भले 100 बोगिना छूट जाए। इसलिए आतंकवादी सब क्या करते थे, एक आतंकवादी को छुड़ाने के चक्कर में 2-4 लोग को पकड़ लेते थे, हाईजैक कर लेते थे, सबके कनपटी बंदूक लगा देते थे, जितने आतंकवादी सब छूट जाते थे ना। इसीलिए क्योंकि एक भी निर्दोष मरना नहीं चाहिए। कहीं आतंकवादी किसी को घेर के बैठा हुआ है, किसी एक की जान चली गई तो पुलिस वाला जो आक्रमण किया था ना, तो उसको नौकरी हाथ धो देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे उतावलेपन से, जब पता था उसके पास बंदूक है, वहां लोग हैं, तो तुम गए क्यों, तुमने उसको उकसाया क्यों ना। फिल्मों में अक्सर आप ऐसा देखते होंगे। ठीक है, यही चीजें हैं सर। आइए, कॉमन कॉज वर्सेस भारत संघ 2018 क्या कहता है। ये बात यही कह रहा है कि व्यक्ति अपनी वसीयत कर सकता है कि उसे गरिमापूर्ण तरीके से मरने दिया जाए जो निष्क्रिय दया मृत्यु से संबंधित है। ठीक है, आइए देखिए, अब यहां पे देखते हैं आत्महत्या का मामला, आईपीसी की धारा 309। तो आत्महत्या और उससे संबंधित आईपीसी की धारा 309। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, राठी नाम वर्सेस भारत संघ 1994 का एक केस आया जिसमें जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है, अतः आत्महत्या करना मौलिक अधिकार है। मतलब 1994 में राठी नाम वर्सेस भारत संघ का एक केस आया और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्या लिया कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने के साथ ही उसको मरने का भी अधिकार है, इसलिए वो आत्महत्या कर सकता है। और जब वो आत्महत्या कर सकता है तो इस समय क्या हुआ, आईपीसी की ये जो धारा 309 थी ये निरस्त हो गई। जब आत्महत्या कर सकते तो अपराध कैसा है फिर उसके बाद क्या हुआ, ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य का केस आया। जब ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य का केस आया तो इसमें क्या कहा गया, जीवन के अधिकार में जीवित रहने का अधिकार है, जीवन के अधिकार में, ऐसे कर लीजिए, जीवित अच्छा नहीं है कर रहा है तो ऐसे कर लीजिए, जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या कह रहा है, जीवन के अधिकार में जीने के साथ साथ मरने का भी अधिकार है। यहां बताया कि जीवन के अधिकार में केवल जीवित रहने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। इसलिए अगर मरने की प्रक्रिया करते हैं तो 309 क्या होगा, वो आईपीसी की धारा के तहत एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। और एक तरफ मरने जा रहे हैं, बच जाएंगे, दूसरी तरफ जेल चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 309 फिर से लागू कर दिया गया है? नहीं, देखिए ना ये मत सोचिए, जब ये पंजाब राज्य लिखा जाता है तो इसका मतलब ये मत सोचिए कि निर्णय पंजाब राज्य तक सीमित रह गया, क्योंकि मैटर उठा, मैटर हाई कोर्ट में गया, तो वहां से हाई कोर्ट से मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो जो केस का आइडेंटिफिकेशन होता है, जो केस का पहचान होता है, वो उसी नाम से होता है जिस नाम से क्या है, उसको पहले दर्ज किया गया था। क्योंकि ये पंजाब राज्य के खिलाफ था तो पंजाब राज्य के नाम से ही पड़ गया। लेकिन जितने भी निर्णय आप देख रहे हैं सब सुप्रीम कोर्ट के ही निर्णय हैं। ठीक है, तो हाँ, अब आगे क्या आया, मोदी मंत्रिमंडल, अब इन्होंने क्या किया, 2014 में कुछ संशोधन कर दिया। क्या कहा, देखिए सही भी है कि एक तरफ व्यक्ति क्या है, इतना आप कह सकते हैं कि मतलब फ्रस्ट्रेट है कि मरने तक का वो अटेम्प्ट कर ले रहा है, यानी सुसाइड अटेम्प्ट कर ले रहा है। और अगर कहीं बच गया तो आप उसे जेल में आईपीसी की धारा 309 के तहत डाल दे रहे हैं। मतलब उसकी भी तुम मनोदशा समझिए, कोई क्यों मरना चाह रहा है, उसको उससे उभारने का प्रयास करिए ना। तो यहाँ पर फिर मोदी मंत्रिमंडल, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कैबिनेट मीटिंग हुई और उसके तहत क्या हुआ, एक निर्णय लिया गया और उसको कानून के रूप में भी पारित कराया गया। क्या लिया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर वो अटेम्प्ट करता है सुसाइड का तो ये उसका मौलिक अधिकार नहीं, पहली चीज, यानी मरने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात क्या कहा गया कि यदि कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है
तो ये अभी दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा, बल्कि जिस व्यक्ति ने ऐसा कदम उठाया है उसको क्या किया जाएगा, उसको सुधार गृह में भेजा जाएगा, सुधार गृह, ताकि उसकी मनोदशा को सुधारा जा सके, उसको जीने की जो इच्छा है फिर से उसके अंदर जागृत किया जा सके। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा पहल था। तो मोदी मंत्रिमंडल 2014 सुसाइड अटेम्प्ट के दौरान 309 को हटा दिया, 309 फिलहाल नहीं है। ठीक है, व्यक्ति को दंड ना देकर सुधार गृह की सुविधा दी जाए, वहां पर उसके मनोदशा को, उसको मनोचिकित्सक के बीच में रख करके क्या है, उसको सामान्य बनाने का प्रयास किया जाए। अब देखिए ये महत्वपूर्ण है। अब फिलहाल वर्तमान में आपके पास क्या स्थिति बन रही है, तो वर्तमान में आपके पास स्थिति बन रही है कि निष्क्रिय दया मृत्यु मौलिक अधिकार है। ठीक है, आत्महत्या के संदर्भ में 309 के तहत दंड नहीं बल्कि सुधार गृह का प्रावधान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत में कोई पूछे कि क्या आत्महत्या मौलिक अधिकार है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। निष्क्रिय दया मृत्यु जो है वो मौलिक अधिकार है। क्या आप आत्महत्या एक मतलब दंडनीय अपराध है? नहीं। अब आईपीसी की धारा 307 समाप्त कर, आईपीसी की धारा 309 समाप्त कर दी गई है। आत्महत्या दंडनीय अपराध नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले व्यक्ति के लिए एक सुधार गृह का प्रावधान है। ठीक है, तो इतनी चीजें जो है वो आपके, अच्छा कुछ और चीजें यहां देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए जो मेनका गांधी केस हुआ था 1978 वाला, तो मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और क्या निर्णय लिया था, तो बताया अनुच्छेद 21 के संबंध में विधि की उचित या सम्यक प्रक्रिया का कानून लागू होगा। विधि की उचित या सम्यक प्रक्रिया का कानून लागू होगा। विधि की उचित या इसी को सम्यक प्रक्रिया कहते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, पहले उसको समझिए तब आपको समझ में आएगा कि विधि की उचित या सम्यक प्रक्रिया क्या है। तो यही शुरू कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, विधि की उचित, विधि की उचित या सम्यक प्रक्रिया, ये यूएसए में है और इसका तात्पर्य क्या है, न्यायालय की सर्वोच्चता। यानी आर्टिकल 21 में विधि की जो उचित प्रक्रिया होगा उसे माना जाएगा और उसका निर्धारण कौन कर रहा है, न्यायालय। आर्टिकल 21 के संदर्भ में न्यायालय अपने बौद्धिक विवेक का प्रयोग करते हुए निर्णय ले सकता है। ठीक है, जबकि दूसरे स्तर पर देखें तो विधि के द्वारा निर्मित प्रक्रिया क्या है, विधि के द्वारा निर्मित प्रक्रिया, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया। अब अगर हम आपको सरल शब्दों में समझाएं तो यहां पर देखिए विधि तो है, विधि, देखिए ऐसे क्वेश्चन, जटिल क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, उसके सामने देखिए चारों टर्म आएंगे तो आप भूल जाएंगे खुद ही में किसमें क्या कहा जा रहा है। तो क्या कह रहा है, एक कह रहा है कि विधि की उचित प्रक्रिया है, उचित है, और दूसरा क्या कह रहा है, विधि के द्वारा निर्मित है, और तीसरा क्या कह रहा है, विधि के द्वारा स्थापित है। ये तीन बात कह रहा है। अगर हम कहें तो विधि के द्वारा उचित प्रक्रिया, ये कहां का कॉन्सेप्ट है, ये यूएसए का कॉन्सेप्ट है। और इसमें क्या होता है, इसमें न्यायालय की सर्वोच्चता होती है। इसका मतलब न्यायालय जो कहता है वही अंतिम निर्णय माना जाएगा। ठीक है, जबकि विधि निर्मित प्रक्रिया क्या है, इसमें संसद की सर्वोच्चता होती है, संसद की सर्वोच्चता होती है, जैसे कि ब्रिटेन में है। और जब विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें संविधान की सर्वोच्चता होती है, संविधान की सर्वोच्चता। भारत में ये भी है और भारत में जापान से लिया गया है। अब थोड़ा सा बात समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे क्या कहा गया है मेनका गांधी केस में, आर्टिकल 21 के संदर्भ में हम क्या करेंगे, विधि की उचित या सम्यक प्रक्रिया को ध्यान रखेंगे, यानी न्यायालय क्या निर्णय लेता है। इसका मतलब क्या है, अगर आर्टिकल 21 के संदर्भ में कोई भी संसद भी कई कानून बना लेता है तो संसद भी कानून तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना निर्णय ना दे दे। जब सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय दे करके कहेगा कि हाँ ये ठीक है, तभी मान्य होगा, नहीं सुप्रीम कोर्ट किसी भी आर्टिकल 21 के तहत बने कानून को खारिज कर सकता है। पास में, और वो संविधान के संगत हो चाहे असंगत हो, क्योंकि उसने पहले कह दिया कि आर्टिकल 21 में हम विधि की सम्यक प्रक्रिया लेकर चलेंगे, यानी न्यायालय की सर्वोच्चता मानेंगे।
आप ये नहीं कह सकते कि संविधान में ऐसा लिखा, हमने ऐसा कानून बनाया ना, वो हम डिसाइड करेंगे कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है, असमय 3 टर्म, विधि की उचित प्रक्रिया या उसी को सम्यक प्रक्रिया कह रहे हैं, न्यायालय की सर्वोच्चता हो गई। विधि की निर्मित प्रक्रिया, ये संसद की सर्वोच्चता हो गई। और विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहां की हो गई? विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, संविधान की सर्वोच्चता। भाई 3 ही स्थान में सर्वोच्चता हो सकता है, या तो संविधान का होगा, या संसद का होगा, और या तो न्यायालय का होगा। ठीक है, क्लियर इतना? चलिए फिलहाल इसको समाप्त किया जा रहा है, इसके आगे हम देखते हैं।